नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर मौसम से जुड़ी है, जहां देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। मौसम विभाग ने भूस्खलन का भी आशंका जताई है। इसी के साथ मौसम विभाग ने भूस्खलन का अलर्ट भी जारी किया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी हुई है, जहां 4 जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगले 2 दिनों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। इसी के साथ मौसम विभाग की तरफ से भूस्खलन की भी संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। अगले 2 दिन भारी बारिश की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने भूस्खलन की भी आशंका जताई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में बारिश का माहौल देखने को मिल रहा है, इसी के साथ अब 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, क्या कुछ इसमें अपडेट देखने को मिल रहा है? हाँ, देखिए प्रिया, जिस तरह से देखा जाए कि उत्तराखंड में लगातार मौसम पल पल बदल रहा है और ऐसे में देखा जाए तो लगातार जिस तरह से मानसून की दस्तक हुई है, उसके बाद से एडवाइजरी जो है मौसम विभाग के द्वारा जारी की जा रही है। और हाल ही में 22 जून से लेकर 26 जून तक जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई थी कि भारी वर्षा रहेगी, इसके बाद नए इनपुट मिलने के बाद मौसम विभाग ने एक बार फिर 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और 4 जनपदों पर खास तौर पर ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा ने जो ऊपरी इलाके हैं पहाड़ी क्षेत्र के, उनमें भी जो है अलर्ट रहने के लिए जो है संभावनाएं जताई हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल जनपद में भारी वर्षा को लेकर के पूर्वानुमान जो है मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैदानी इलाकों में छुट-पुट बारिश जो है वो रुक रुक कर होती रहेगी और इसके साथ ही अलर्ट रहने के लिए भी निर्देशित किया जा रहा है। देखा जाए तो हाल फिलहाल में जिस तरह से भूस्खलन की घटनाएं कहीं सामने आई है, कई जगह पर फाट धरने को के मामले भी सामने आए, तो उसको लेकर भी मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि चारधाम मार्गों पर भूस्खलन हो सकता है। ऐसी आशंका उनकी ओर से जताई गई है, जिसको लेकर के अब टीमों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिया गया है। जहां पर ब्लैक स्पॉट्स है वहां पर जो है टीमें चिन्हित करने के लिए कहा गया है कि वहां पर जो है ब्लैक स्पॉट जहां पर है वहां टीमें रहें, तैनात रहें और भ्रमण करते रहें समय समय पर। और जो लोग बाहरी क्षेत्रों से आ रहे हैं, जो बाहर राज्यों से तीर्थ यात्री आ रहे हैं, उनको अलर्ट करने के लिए लगातार अवेयरनेस कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे जो है वो अवेयरनेस रह सके, नाली और नदी और खालों की तरफ ना जाएं, जहां पर भारी बारिश के कारण वो कभी भी उफान पर आ सकते हैं। इस तरह से लगातार संदेश देने का भी काम जो है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए गए हैं, पूर्वानुमान जताए जा रहे हैं और वो सही भी साबित हो रहे हैं और ऐसे में कई जगह भूस्खलन और लैंडस्लाइड के मामले भी सामने आते देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चारधाम यात्रा भी चल रही है। ऐसे में जब मानसून सीजन ने दस्तक दे दी है, तो कुछ समय के लिए यात्रा पर रोक लगाने के लिए कोई आदेश देखने को मिल रही है या कुछ ऐसा आगे हो सकता है? क्योंकि जो मौसम है वो कभी भी बदल सकता है और पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर जो चारधाम यात्रा मार्ग है वो है, तो ऐसे में कुछ इस पर आदेश देखने को मिल रहे हैं या कुछ संभावनाएं आगे? देखिए प्रिया, इस तरह से अगर देखा जाए तो क्योंकि अब जो ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं वहां पर जो है लगातार आपदा की टीम जो है वो तैनात है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ अलर्ट मोड पर है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो जिस तरह से यात्रा को रोकने की बात है, अभी तक इस तरह की चीजें सामने नहीं आई है। हालांकि कुछ जगह पर जहाँ पर मार्ग बाधित हुआ है, कुछ समय के लिए वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है कि वहां पर आप रहिए, जैसे ही मार्ग खुलेगा आपको आगे जाने की अनुमति दे दी जाएगी। लेकिन कि पूरी तरीके से कुछ समय के लिए यात्रा को रोक दिया जाए, इस तरह की बातें निकलकर अभी सामने नहीं आई है। लेकिन ये लगातार अवेयरनेस किया जा रहा है, क्योंकि बाहर से आने वाले राज्य के लोग हैं, उनको जानकारी नहीं है कि कहाँ पर किस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इसलिए जो है लगातार वहां पर जो है अनाउंस कर उनको सचेत करने का काम किया जा रहा है कि नदी और नाले जो है वो खाले हैं, तो उनके आसपास जो है घूमने के लिए ना ही जाएं, क्योंकि बड़ी बरसात है और किसी भी वक्त जो है भारी जल जमाव जो है पानी के साथ आ सकता है पीछे से, और वो कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर सकता है। तो इसलिए आप उस इलाकों में मत जाइए। और इसी के साथ साथ सुरक्षित यात्रा को लेकर के तमाम जो टीमें तैनात हैं वो लगातार यात्रियों की जो मदद है वो करते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर हादसे भी देखने को मिले थे और मौसम उसमें सबसे बड़ा कारण रहा था, तो ऐसे में रोक लगाई गई थी, तो इसमें कुछ आगे आदेश देखने को मिला है, वो अभी तक उस पर रोक है या फिर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट है?
अब देखिए, मानसून की दस्तक के बाद जी। अगर देखा जाए तो हेली सेवा पर प्रतिबंध लगाया जाता है, और यह अभी जिस तरह से हेली के हादसे देखने को मिले, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाई गई थी, और अग्रिम आदेश तक जो है ये कहा गया था कि जी। रोक रहेगी। उसके बाद जिस तरह से मानसून की दस्तक हुई है, तो उसके बाद हेली सेवाओं को बंद किया गया है। दूसरा चरण जो है वो मानसून की समाप्ति के बाद दूसरा चरण जी। जो है हेली सेवा का शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी तक देखा जाए तो उस पर रोक है। उसके बाद जब मानसून की दस्तक पूरी हो जाएगी, मानसून चले जाएंगे, तो उसके बाद जो है बरसात के मौसम को देखा जाएगा, मौसम विभाग की एडवाइजरी को लिया जाएगा। उसके बाद हेली सेवा को सुचारू रूप से चलाने का जो है फैसला वो सरकार लेती हुई नजर भी आ सकती है। जी बिल्कुल योगेश, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह 2 दिवसीय जनपद भ्रमण पर पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर ध्यानपाल सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। ऐसे में उन्होंने कहा कि पद्मश्री डॉक्टर ध्यानपाल सिंह ने जो हरित क्रांति का बिगुल बजाया था और वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अत्यंत सौभाग्य का दिन है कि आज पूरे परिवार ने, पूरे डीबी पंत यूनिवर्सिटी ने अपने पूर्वजों को याद किया। पद्मश्री डॉक्टर ध्यानपाल सिंह जी ने जो यहाँ पर हरित क्रांति का बिगुल बजाया था, आज उसको हम याद रखते हैं। और मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि आज पूरे परिवार ने उनका जो मूर्ति को यहाँ स्थापित किया है, ये हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सबसे बड़ी बात ये है कि उनका बैकग्राउंड आईएएस का था। उन्होंने तीसरे हमारे वाइस चांसलर साहब थे यहाँ पर, और उन्होंने उस वक्त में जो बदलाव लाए, उस वक्त के अंदर में जो उन्होंने हरित क्रांति लाई, वो पूरे देश ने देखा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी से जुड़ी है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में एक गंदगी का जाल खुला है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बिना लाइसेंस चल रही थी अवैध सोडा यूनिट, जिस पर छापेमारी की गई है। कावड़ मेले से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की ये कार्रवाई देखने को मिली। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। उनके निर्देश पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। केमिकल से बनते दिखा शिकंजी का सोडा, ना कोई लेबल ना कोई पहचान, लोगों को परोसा जा रहा खतरनाक सोडा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। एक्शन देखने को मिला है, जहां खतरनाक सोडा लोगों को परोसा जा रहा है। केमिकल से शिकंजी का सोडा बन रहा था, जिस पर छापेमार कार्रवाई की गई। ना ही कोई लेबल था और ना ही कोई पहचान थी, जिसके बाद टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां लोगों को खतरनाक सोडा परोसा जा रहा है। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में हथौजा का निरीक्षण किया कि इंडस्ट्रियल एरिया निर्मला छाव। तो ये जो सोडा बनाने वाले, लेमन सोडा बनाने वाली जो यूनिट है, एक में इंस्पेक्शन किया था कि इंडस्ट्रियल एरिया में यूनिट में गंदगी पाई गई और उसमें और भी काफी कमियां पाई गई। उसको देखते हुए उसका लाइसेंस निरस्त किया है और उसको यूनिट बंद करने के लिए निर्देश किया है और उसका एक सैंपल लेकर लैब में भेजा है। तो जैसे भी उसकी रिपोर्ट होगी उस हिसाब से काम किया जाएगा। और निर्मल जो छावनी है, यहाँ भी हमने यूनिट का इंस्पेक्शन किया, इसमें लाइसेंस नहीं मिला है इनके यहाँ और गंदगी भी पाई गई, तो इनको लाइसेंस बनाने के लिए नोटिस दिया है। और जब तक लाइसेंस नहीं बनेगा, नियमानुसार काम नहीं करेंगे, तब तक इनकी यूनिट बंद रहेगी। फिर एक नमूना लिया है, नमूना लेकर लैब भेज रहे हैं, तो लैब की जैसी रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से काम। टूटी से जुड़ा हुआ है उसको, जो ये पानी यूज हो रहा है, वॉशरूम जो है बाथरूम है, उसकी टूटी से ये यूज हो रहा था, तो उसको देखते हुए इनको बंद कर रहे हैं। और इसको जब तक ये प्रॉपरली नहीं करेंगे, तब तक इसके में लाइसेंस नहीं दिया, इनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और आगे भी जो कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। नाम उसमें शायद कोई ध्यान नहीं है इस समय। अच्छा, तो जो भी मालिक है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी है, जो भी जैसे भी लैब रिपोर्ट आएगी। इसका एक लाइसेंस निरस्त किया है, तो उसमें लाइसेंस निरस्त कर दिया है, उसका दुकान बंद रहेगी। दूसरे यहाँ भी लाइसेंस नहीं है, तो इनके यहाँ भी दुकान बंद करने के निर्देश कर दिए गए हैं। जब लाइसेंस बनाकर नियमानुसार मानक पूरे करेंगे तब इनका काम चलेगा, इनका कारोबार बंद। कावड़ मेले से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है, जहां एक अवैध सोडा यूनिट पर छापेमारी की गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, जिस तरीके से एक अवैध सोडा यूनिट पर छापेमार कार्रवाई की गई है,
फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्योंकि अधिकारी की तरफ से साफ कहा गया है कि नोटिस बनाने का समय दिया गया है। ऐसे में जब उसमें केमिकल मिलाया जा रहा है तो ऐसे में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो यहाँ का मालिक है उस पर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि आगे ऐसी कोई भी खबर सामने ना आए। क्या कुछ जानकारी? शुरुआत होने जा रही है कावड़ मेले से पहले लगातार जो संबंधित अधिकारी है वो आपस में बैठक कर जो ये बैठक में ये आयोजन किया जा रहा है कि यहाँ पे कावड़ मेले को किस तरीके से जो सफल बनाया जाए। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली। यहाँ पर जो शिकंजी में सोडा मिलाया जाता था उसकी एक यूनिट चलाई जा रही थी जिससे साफ तौर से गंदगी भी देखी जा सकती है। तो इसमें जो केमिकल मिलाया जा रहा था इसकी कोई कितनी मात्रा इसकी मिलानी चाहिए इसका कोई पैमाना तय नहीं किया गया था। लगातार बिना लाइसेंस के इस फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है, जिसके बाद जो खाद्य सुरक्षा विभाग की जो टीम थी वो मौके पर पहुंची और फैक्ट्री को फिलहाल बंद करा दिया गया है। और यहाँ पे आगे के लिए एक नोटिस भी दिया गया है कि यदि फैक्ट्री बिना लाइसेंस के चलाई जाएगी तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी यहाँ पे की जाएगी। लेकिन अहम बात यह है इसमें कि सबसे ज्यादा गर्मी से राहत पाने के लिए लोग शिकंजी का सेवन करते हो। ऐसे भी जब शिकंजी का सेवन लोग करते हैं उनको इस तरीके की गंदगी और केमिकल युक्त जो सोडा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये आपका स्वास्थ्य जरूर बिगाड़ सकता है। हालांकि जिलाधिकारी के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन जिस तरीके की यहाँ पर एक खाना पूर्ति वाली कार्रवाई केवल इसको बंद किया गया है और इसके खिलाफ कोई जुर्माना नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से एक तरफ जो फैक्ट्री है उसके पास लाइसेंस भी नहीं है और उसके बाद जो केमिकल युक्त सोडा बेचा जा रहा है, इसमें तो दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अगर वो लाइसेंस बनाते हैं और उसके बाद यही केमिकल को यूज करके सोडा बनाते हैं तो ये भी एक खतरनाक बात है। ऐसे में कुछ नियम कानून उन्हें बताए जाए कि उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाए कि किस केमिकल का वो यूज कर रहे हैं। ऐसी कोई जानकारी किसी को हिरासत में लिया गया है और जो अधिकारी है उनका बयान आया है कि जो मालिक है उनको पता नहीं है। तो ऐसे में कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है मालिक के ऊपर। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी जो टीम मौके पे पहुंची हुई टीम के द्वारा वहां से सैंपल कलेक्ट किया गया, सैंपल इकट्ठा किया गया, वो सैंपल लैब भेजा जाएगा। यदि सैंपल के अंदर कोई कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल फैक्ट्री को बंद करा दिया गया, नोटिस उसको दिया गया। यहाँ पे इस फैक्ट्री का मालिक कौन था उसकी तलाश की जाएगी, पूरे मामले की जाँच की जाएगी। सबसे पहले यहाँ सैंपल लिया गया वो लैब भेजा जाएगा, सैंपल में जो कमी पाई जाएगी उसके आधार पर यहाँ पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, देखना होगा मनोज क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। ऐसे में अपर जिला अधिकारी विवेक राय ने बताया कि उपराष्ट्रपति कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के स्थापना समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे और रात्रि विश्राम राजभवन नैनीताल में करेंगे। वहीं 27 जून को शेरवुड कॉलेज के कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। भगवानपुर कस्बे में बीते रात किसी बात को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट और हंगामा देखने को मिला। मारपीट खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक खून से लथपथ अपने साथी को हमलावरों के नाम बताता नजर आ रहा है, जो क्षेत्र के अलग अलग गांवों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बाइक टकराने के बाद 2 युवकों में झगड़ा हुआ और उसके बाद दोनों युवकों के साथी मौके पर आए और खूनी संघर्ष हुआ। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून नगर निगम क्षेत्र के नकरौदा में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का 2 सालों से निर्माण हो रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पहले यहां के स्थानीय लोग प्लांट का भी विरोध कर रहे थे। लोगों का आरोप था कि प्लांट आबादी क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जिससे गंदगी फैलेगी और आसपास के वातावरण के साथ ही नदी भी दूषित होगी। रिपोर्ट देखिए। देहरादून नगर निगम के नकरौदा स्थित पिंडर वैली क्षेत्र में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध वहां की जनता लंबे समय से करती आ रही है, तो वहीं ग्रामीणों में अब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की पाइपलाइन बिछाने को लेकर नाराजगी है। पाइपलाइन व चैम्बर बनाए जा रहे हैं, जिससे सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं और कीचड़ हो रहा है, जिसका विरोध करते हुए ग्रामीणों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आज 2 साल से चल रहा है और ट्रीटमेंट प्लांट वालों ने पूरे नकरौदा, और अभी हम जहाँ खड़े हैं ये नकरौदा का मुख्य मार्ग है। इसके बाद इस साइड जो दाहिनी तरफ जा रहा है ये बालावाले की तरफ जा रहा है। ये मुख्य मार्ग पे जहाँ भी देखें वहाँ गड्ढा पूर्ण रूप से है और आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। रहा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ बन रही है वहाँ पे इसके 2 बच्चे
मर गए और उसको भी दबा दिया गया प्रशासन के द्वारा। हम लोगों ने रोड से संबंधित अधिकारियों को भी बुलाया कि कम से कम आप आकर के देखें, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। यहाँ के पार्षद, भूतपूर्व पार्षद, सबको हमने बुलाया हुआ है कि देखिए इसकी क्या दुर्दशा है, और पहले भी हमने इससे अवगत कराया हुआ है, लेकिन जगह जगह पे सारी जगह गड्ढे मिलेंगे आपको, कहीं चलना मुश्किल हो रखा है। अभी स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, उनके परिवार लोग, हम लोग बहुत परेशान हैं। नकरौदा में ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूलों की छुट्टियां खत्म होने वाली है, लिहाजा बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी। आरोप है कि शिकायत के बाद शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। मौजूदा वक्त में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों की वजह से कीचड़ है, जिससे राहगीरों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सड़क पर फलदार पौधे का रोपण करते हुए हरेला पर्व मनाया। देखिए, स्थानीय लोगों को प्रदर्शन के लिए इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि सड़कें जो हैं वो बुरी तरह से जर्जर हालत में हैं और इस समय स्कूलों की अपना जो छुट्टियां थी वो समाप्त हो चुकी है। जितने भी बड़े वाहन हैं, बड़ी बसें हैं, उन सब का आवाजाही इस रोड पे होने शुरू हो चुकी है। अभी तक हल्के वाहन थे, उस वजह से कोई घटना नहीं हो रही थी, लेकिन अब जब बड़े वाहन इस सड़कों पर चलेंगे तो कोई बड़ी दुर्घटना होने की प्रबल संभावना बनी हुई है, जिसके लिए सभी स्थानीय लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और एक चेतावनी रूप में अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि यहाँ पे जो सड़कें क्षतिग्रस्त है उन्हें दुरुस्त किया जाए। देखिए, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हम लोग यहाँ पे है नहीं, और जो अन्य जगह पे फ़ोन किया गया उन लोगों ने फ़ोन उठाना उचित नहीं समझा। बाकी रही रोड जाम की स्थिति ऐसे कुछ नहीं है, केवल थोड़ी देर के लिए जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा जाम की स्थिति बन गई है, वो भी थोड़ी देर में यथासंभव स्थिति खुल जाएगी। हालांकि ग्रामीणों ने कुछ ही देर बाद रोड पर लगे जाम को खोल दिया और स्थानीय पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और यातायात व्यवस्था को सुचारू कराया। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक मानसून सीजन चल रहा है तब तक इस कार्य को न किया जाए और जो सड़कों पर गड्ढे हुए हैं उनकी तुरंत मरम्मत की जाए। वहीं ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि भी उनकी नहीं सुन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। बरसात के दिनों में उत्तराखंड के पहाड़ों में भूस्खलन की घटनाएं घटती हैं, लिहाजा राज्य के सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सावधानी बरती जाए, जिसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग भी जुटा हुआ है। आपदा सचिव ने बताया कि संभावित क्षेत्रों में जेसीपी की तैनाती की गई है ताकि भूस्खलन के बाद जल्द से जल्द मार्गों को खोला जाए। रिपोर्ट देखिए। मॉनसून की दस्तक ने उत्तराखंड में बारिश ने कई इलाकों में तबाही मचानी शुरू कर दी है। प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में लगातार बारिश हो रही है, जबकि आने वाले एक हफ्ते में मौसम विभाग ने पूरे उत्तराखंड में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने मॉनसून के दौरान आने वाली चुनौतियों से पार पाने के लिए तैयारियां कर ली है और सभी लैंडस्लाइड जोन के पास जेसीपी की तैनाती की गई है। देखिए, आपदा को राज्य सरकार पूरी गंभीरता के साथ ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 बार बैठक की जा चुकी है अब तक इस मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर, और 2 बार चीफ सेक्रेटरी साहब ने बैठक ली है। लगातार हम लोगों को निर्देश जारी कर रहे हैं। जनपद स्तर पर लगातार काम हो रहा है, चाहे वो आपदा से संबंधित उपकरण हों, उसके लिए कहा गया है कि सभी सत्यापन करा लें, सभी को बाकायदे उसका चलाने का अभ्यास करा लें। अगर उपकरण में कोई कमी है तो उसको ठीक करा लें, और अगर कोई उपकरण नया खरीदना है तो उसको परचेजिंग की कार्रवाई कर लें। जहाँ जहाँ आपदा के कारण जल भराव होता है उन क्षेत्रों के लिए कहा गया है कि जल भराव के क्षेत्रों की पहचान करते हुए जल निकासी कैसे होगी सुनिश्चित कराएं। जब जल भराव होता है तो जल भराव का कारण होता है कहीं कहीं पानी रुक जाता है, तो उसको दूर करने के लिए जो स्ट्रक्चर हैं, कच्चा स्ट्रक्चर, पक्का स्ट्रक्चर, उसको हटा के पानी का रास्ता बनावें ताकि कहीं भी पानी भरने न पावे। इसी प्रकार से नाले नालियों की सफाई के लिए कहा गया है, और जहाँ पे बाढ़ वगैरह आता है उसके लिए मॉक ड्रिल रखी है हम लोगों ने 30 तारीख को, उसकी तैयारियाँ हम लोग कर रहे हैं। अगर बाढ़ की स्थिति आती है, कहीं किसी गांव को विस्थापन की स्थिति आती है, तो उसके लिए उनको कहाँ शेल्टर बनाएंगे, फिर जहाँ शेल्टर बनाएंगे वहाँ पे रहने की, खाने की, पीने की, बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। लंबे समय तक अगर कहीं राशन की किट बांटनी है या खाद्य पैकेट बांटने हैं तो उसके लिए रेट्स वगैरह पहले से डिसाइड करने के लिए कहा गया है। लगातार बारिश की वजह से कई जगह रास्तों को नुकसान पहुंचा है और राज्य के 40 मार्ग बाधित हुए हैं, जिनको खोलने का काम किया जा रहा है। वहीं प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का
येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो आने वाले दिनों में पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। मौजूदा समय में प्रदेश में चारधाम यात्रा भी अपने चरम पर है, जबकि प्रदेश के बाकी पर्यटन स्थलों पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हमने जैसे पूरे आइडेंटिफाई करे हैं कि हमारे कौन कौन से मार्ग ऐसे हैं, कौन कौन से लोकेशन ऐसे हैं जहां बंद होती है, तो वहां पर हमारी सारी ऑलरेडी हमारे जेसीबी डेप्यूटेड हैं। इस समय जो हमारे पास फिगर है 489 जेसीबी पूरे प्रदेश भर में हमने इस पर डेप्यूट कर रखी है। तो ये मान के चले आने वाले समय में और भी मुश्किल बिल्कुल, बढ़ेगी, क्योंकि बारिश इस बार ज़्यादा है। जैसे जैसे मुश्किलें बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारे प्रयास ऑलरेडी हम लोगों ने प्लान कर रखे हैं, सारे हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि कौन कौन से ऐसे लोकेशन है जो हम बार बार बंद होते हैं। तो ऐसी लोकेशन जो हमारे चारधाम रूट पर हैं और हमारी इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, वहाँ पर हम हमेशा एक रखते हैं वहाँ पर। जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल कलियासौड़ की बात करूँ, तो जो हमारा कलियासौड़ है वहाँ पर हमारे एक पोकलेन और डोजर वो हमेशा स्थापित रहते हैं। एक और हमारे डिस्ट्रिक्ट देहरादून में जर्जेट एक हमारा एक बड़ा क्रॉनिक लैंडस्लाइड है, वहाँ पर भी हमारे हमेशा 2 जो हमारी अर्थ मूविंग मशीन्स हैं पोकलेन वगैरह वो हमेशा वहाँ स्थापित रहती है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक प्रदेश में 1104 ऐसे डेंजर जोन को चिन्हित किया गया है, जहां बरसात के समय सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं। विभाग के मुताबिक मौजूदा वक्त में प्रदेश में 489 जेसीबी और पोकलैंड मशीनों को भी तैनात कर दिया गया है, जिससे रास्ता अवरुद्ध होने पर उसे समय से खोल दिया जाए, ऐसे यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अगर कहीं हेली रेस्क्यू करना होता है तो उसके लिए व्यवस्था करने के लिए उसमें एटीएफ की व्यवस्था वहाँ पे एडवांस में रहे, और उसके साथ साथ फिर कहाँ हेलीपैड बन सकते हैं, कैसे कैसे रेस्क्यू करेंगे, उसका प्लान पहले से तैयार रखें। इसी प्रकार से जो आवश्यक वस्तुएं हमारी हैं, जिसमें रास्ता बंद होने के कारण सप्लाई में दिक्कत होती है, उसका जगह जगह भंडारण करने के लिए, चाहे वो खाद्य सामग्री हो, चाहे वो राशन हो, चाहे डीजल पेट्रोल हो, या वो जो हमारे बिजली के उपकरण हैं जिनका जो पानी सप्लाई बहाल रखने के लिए, बिजली की सप्लाई बहाल रखने के लिए, या वैली ब्रिजेस, जगह जगह डिसेंट्रलाइज तरीके से भंडारण के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जब भी कभी आपदा की स्थिति बनती है तो डिसेंट्रलाइज तरीके से अगर जगह जगह रखा रहेगा तो हम तत्काल अपनी सप्लाई को, आवश्यक सेवाओं को बहाल कर सकते हैं। इस तरह से निर्देश दिए गए हैं। पिछले दिनों दिन से हो रही बारिश की वजह से गंगोत्री धाम पैदल मार्ग पर भूस्खलन हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, जबकि जोशीमठ में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इधर मसूरी में भूस्खलन हो गया, जिसकी वजह से मार्ग घंटों तक बाधित रहा। कुल मिलाकर यह है कि पहाड़ों में इस वक्त भूस्खलन का सबसे ज्यादा खतरा होता है, लिहाजा सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।